जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अमेरिकन कपास की बीज दर है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अमेरिकन कपास की बीज दर क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। कितनी होती है? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। और साथियों, बात करें कॉटन कल्टीवेशन की तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए थोड़ा कॉटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कॉटन की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो देसी और दूसरी अमेरिकन कपास। तो जब बात करेगा सिर्फ कॉटन की कि कपास की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 26 हो जाती है। लेकिन जब बात करेगा अमेरिकन कपास की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 52 हो जाती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहीं साथियों बात करें जो कि जीनिंग प्रतिशत की, तो सिर्फ जब बात करेगा कपास में जीनिंग प्रतिशत कितनी पाई जाती है तब याद रखिएगा 33% पाई जाती है जीनिंग प्रतिशत कपास में। जब वहीं बात कर देगा जो कि भारतीय कपास की जीनिंग प्रतिशत कितनी होती है तब याद रखिएगा 36 से लेकर के 42% तक हो जाती है। लेकिन वहीं जब बात करेगा अमेरिकन कपास में जीनिंग प्रतिशत कितनी होती है तब याद रखिएगा 20 से 25% हो जाती है। अमेरिकन कपास की बात करेगा तो 20 से 25%, भारतीय कपास की बात करेगा तो 36 से 42%, लेकिन सिर्फ कपास की बात करेगा तब याद रखिएगा 36%। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित एवं देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के एग्जाम में किसी न किसी एक क्रॉप से उसकी जो है उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा से क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाना है। जिसमें साथियों आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, यदि कोई भी फसल हो और उसका आपको प्रॉपर जो कि उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा याद है और शुष्क परिस्थिति में पूछ दे तब याद रखिएगा उर्वरकों की मात्रा जो कि देने की घट जाती है। जैसे यदि यहाँ पे सिर्फ बात करता सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा कितनी होती है तब आप सभी लोग को पता है 120-60-40 होता है। लेकिन कब? इरिगेशन कंडीशन में, इरिगेशन कंडीशन में। अब यहाँ बात किया हुआ है सिंचित एवं देर से बुआई की दशा में। सिंचित तो है लेकिन बुआई कब हो रही है? देर की दशा में। तब याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80-40-30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 80-40-30 हो जाएगी। लेकिन इरिगेटेड एरिया की बात करेगी और समय से बुआई की बात करेगा तब हो जाएगा 120-60-40। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एचटी एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ बात किया हुआ है सबसे पहले पकने वाली, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है तो याद रखिएगा प्रभात हो जाती है। और साथियों बात करें जो कि प्रभात यदि ऑप्शन में नहीं होता तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता उपास 120। उपास 120 जो कि 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन प्रभात, प्रभात जो कि 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो प्रभात है तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभात। लेकिन यदि प्रभात नहीं होता तो उपास 120 हो जाता। तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों देखिए, इस वीडियो हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि आप सभी के एचटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, कम क्वेश्चन पढ़िए, सटीक पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, आंसर सिर्फ बोलते चले गए और समझ में आया कुछ नहीं। एक क्वेश्चन से कम 2 क्वेश्चन तो लर्न होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्ता अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है। ये भी सॉइल साइंस का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि संतृप्ता अवस्था पर
मृदा में नमी का अंश कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा क्षेत्र क्षमता का दोगुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्षेत्र क्षमता का दोगुना होना चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पौधा की नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन से रिलेटेड कि निम्न में से पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है। तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन हो जाता है। कौन होता है? साइटोकाइनिन हो जाता है। बात करें साथियों ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन पौधों के जो कि टिप पर पाया जाता है। और बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने किया था? वोंट ने। किसने किया था? वोंट ने। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कहाँ पे सम्मिलित है? तो याद रखिएगा मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे? मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाडेक्स जी में सक्रिय अवयव है। ब्लाडेक्स जी में सक्रिय अवयव का परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखिएगा 36% होता है। कितना होता है? 36% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है। सम लागत रेखा का ढाल क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाता है। और साथ ही ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत क्या करा है? सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब क्या होता है? जो कि औसत लागत क्या होता है? कम से कम होता है। कितना होता है? कम से कम होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। पशुओं का जो बीमा होता है वो किस में सम्मिलित किया जाता है? तो याद रखिएगा नियत लागत में सम्मिलित किया जाता है। किस में सम्मिलित किया जाता है? नियत लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में सम्मिलित किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चुकंदर में परागण संपन्न होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुकंदर में पर परागण संपन्न होता है वो किसके माध्यम से? तो याद रखिएगा घरेलू मक्खियों के द्वारा यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा। और इसके साथ ही याद रखिएगा आम में जो कि पर परागण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये भी जो कि घरेलू मक्खियों के द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप फ्रूट की बीज रहित किस्म है। बात करें ग्रेप फ्रूट की सीडलेस वैरायटी की, तो कौन सी होती है? याद रखिएगा मार्स हो जाती है। और मार्स से एक बात और याद रखिएगा, मार्स जो कि मटर की भी एक वैरायटी होती है मार्स। तो दोनों को याद रखिएगा। यदि बात करेगा ग्रेप फ्रूट की बीज रहित किस्म की तो मार्स हो जाती है, और मटर की भी किस्म कौन सी होती है? मार्स हो जाती है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म इटली का वानस्पतिक नाम है। किसका वानस्पतिक नाम है? तो याद रखिएगा ब्रोकली का। किसका वानस्पतिक नाम है? ब्रोकली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न रोकने के लिए उपयुक्त रसायन है। नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो साथियों जब बात करेगा नींबू प्रजाति की तब याद रखिएगा 2,4-D हो जाती है, और अन्य फसलों की बात करेगा तो NaA हो जाती है। कौन होती है? अन्य फसलों के लिए NaA हो जाती है। लेकिन जब बात करेगा नींबू प्रजाति के लिए तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
2 4 डी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा अनुपम किस्म है। पूसा अनुपम किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा मटर की किस्म है। किसकी किस्म हो जाती है? मटर की किस्म हो जाती। दानेदार संरचना मृदाओं में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार संरचना मृदाओं में पाई जाती है जो समृद्ध होती है। सॉइल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दानेदार संरचनाओं में क्या पाई जाती है जो कि समृद्ध होती है। तो याद रखिएगा जो भी दानेदार मृदाएं होती हैं उनमें जीवांश तथा कैल्शियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीवांश तथा कैल्शियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा तत्व की कमी अधिक परिलक्षित होती है। बात करें आयरन तत्व की कमी की कि अधिक परिलक्षित होती है किस प्रकार की मृदाओं में? तो याद रखिएगा कंकरीली मृदाओं में। किसमें? कंकरीली मृदाओं में। और बात करें उत्तर प्रदेश में कंकरीली मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में ये जो ऊपर का क्षेत्र होता है जिसे भाबर और तराई का क्षेत्र कहते हैं, इसमें पाई जाती हैं कंकर वाली मृदाएं, तराई मृदाएं और कंकर मृदाएं, जिसे भाबर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के विभिन्न पदार्थों में कीटनाशक क्रिया एक विशेष विष पदार्थ के कारण होती है, वह है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीम के विभिन्न पदार्थों में कीटनाशक क्रिया एक विशेष विष पदार्थ के कारण होती है, वो कौन सी होती है? तो याद रखिएगा अजैडिरेक्टिन होती है। क्या होती है? अजैडिरेक्टिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का सूखा है जिसमें वास्तविक वर्षा सामान्य से 75% से कम होती है? तो देखिए यह किस प्रकार की सूखा है जिसमें वास्तविक वर्षा सामान्य यानी कि 75% से कम होती है? तो यह किस प्रकार का ड्राफ्ट हो जाएगा? तो यह जो कि आपका मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट हो जाएगा, यानी कि मौसम संबंधी सूखा हो जाएगा। साथियों बात करें हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट की, जल वैज्ञानिक सूखा कब होती है? तो याद रखिएगा जब नदी नाले और वाटर शेड जो कि सूख जाते हैं तब किस प्रकार की जो कि सूखा होती है? जल वैज्ञानिक सूखा होती है। जैसे कि हमारे स्टोरेज टैंक हैं, नदी नाले हैं, ये सब सूख जाते हैं, तब आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट। और बात करें एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट की, तो एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट कब होता है? देखिए मृदा में नमी होती है लेकिन पौधे उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तब ये कैसा होता है? एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट होता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से एक आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के लिए संसाधन प्रबंधन में कौन सी महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधि है? बात करें शुष्क भूमि कृषि के लिए संसाधन प्रबंधन में कौन सी महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधि है? तो याद रखिएगा कौन सी होती है? वाटर शेड डेवलपमेंट। क्या होती है? वाटर शेड डेवलपमेंट, यानी कि जल संभार विकास हो जाती है। किसके लिए? शुष्क भूमि कृषि के लिए। जब शुष्क भूमि कृषि की बात आएगी और उसके संसाधन प्रबंधन की, तो महत्वपूर्ण विकासात्मक क्रिया हो जाएगी जल संभर का विकास। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने का सबसे गंभीर कीट कौन सा है? बात करें चने का सबसे गंभीर कीट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा पॉड बोरर हो जाता है। कौन सा होता है? पॉड बोरर हो जाता है सबसे गंभीर कीट। लेकिन यदि पॉड बोरर नहीं होता तो कटवर्म हो जाता है चने का कटुआ, जो कि कब नुकसान पहुंचाता है? तो रात में नुकसान पहुंचाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि चने का कटुआ जो है कि कब नुकसान पहुंचाता है? तो रात में नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीनोटाइप के प्रतिस्पर्धात्मक पर आधारित है? बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीनोटाइप को प्रतिस्पर्धात्मक पर आधारित होती है, वो कौन सी होती है? तो याद रखिएगा रिकरेंट सिलेक्शन हो जाती है। कौन सी होती है? रिकरेंट सिलेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल को
दोहरे उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गाय की नस्ल को दोहरे उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा और थरपाकर, ये दोनों हो जाती हैं डुअल पर्पस ब्रीड जो कि ये दोनों हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में क्रेजी चिक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का कि मुर्गी पालन में क्रेजी चिक रोग जो होती है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी के कारण होती है। क्यों होती है? विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लक्षण जो असंतत विभिन्नता दर्शाते हैं और जिन्हें आसानी से नहीं मापा जा सकता है वो कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, गुणात्मक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणात्मक लक्षण कहलाते हैं। तो साथियों, ये रहा आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।